तो ऑफ कोर्स मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मैं इस मौजूद पर बात कर लूँ। देखिए, इस पर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हकीकत क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली एक मिसनोमर है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके लिंग्विस्टिक मीनिंग तो बहुत खूबसूरत है। यानी जब हम इसकी तारीफ़ करते हैं तो हम कहते हैं कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? ये किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी कम्युनिटी को कि वो अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियन को आर्टिकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी विदाउट एनी सेंसरशिप, विदाउट एनी रिटेलिएशन, विदाउट एनी लीगल सैंक्शन, वो कह सकते हैं। मगर हकीकी दुनिया में ऐसा होता नहीं है। इसके मीनिंग्स टोटल अपोजिट हैं। यानी इसके टेक्स्ट बुक मीनिंग्स और इसके रियल लाइफ मीनिंग्स बिल्कुल अपोजिट है। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों लफ्ज़, यानी ये फ्रीडम भी और स्पीच भी, ये दोनों के दोनों रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। तारीख के लिहाज से भी, ज्योग्राफी के लिहाज से भी, मीनिंग के लिहाज से भी, इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से भी। तो इसे हम यूँ कहेंगे कि साहब चलो थोड़ा-सा इसको सिविलाइज़्ड कर लेते हैं कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मगर ये एक सीडो तरीका होगा फिर भी। मैं समझता हूँ इसमें भी अभी भी जेन्युइन बात नहीं है। इसको हमें और तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। हमें इसे बताना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच लेजिटिमेट विद लेजिटिमेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच इलेजिटिमेसी विद लेजिटिमेट। किस तरह से? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच लेजिटिमेट विद लेजिटिमेसी का मतलब है मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन, मतलब मुकम्मल जिसे कहते हैं ना कैप्टिविटी, अनफ्रीडम। जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है। आप एक बार रॉयल फैमिली पर बात कर लीजिए, आप एक बार रूलिंग पार्टी पर नॉर्थ कोरिया की बात करके दिखा दीजिए, आप पाकिस्तान में मजहब पर बात करके दिखा दीजिए, आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल इदारों पर या एस्टैब्लिशमेंट वगैरह वगैरह पर बात करके दिखा दें, आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, आपको पर ब्लास्फेमी के केसेस बनेंगे, आप पर सोशल बैन लग जाएगा, रातों रात आपका खानदान गायब हो जाएगा। तो ये फैशिस्ट मुल्कों का मामला है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि लेजिटिमेसी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है कि बात नहीं करनी है, मुंह बंद रखना, दैट्स इट। अच्छा, लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ आ जाइए। इसको मैं कह रहा हूँ इलेजिटिमेसी विद लेजिटिमेट। लॉ तो है, मगर बैकग्राउंड में इलेजिटिमेसी के थ्रू आप ऐसे कीजिए, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पर जरा फ्रीडम से क्रिटिसाइज करके दिखाइए। आप ऐसे कीजिए, एंटी सेमेटिक होकर दिखाइए। आप ऐसे कीजिए, होलोकॉस्ट पर बात करके दिखाइए। आप यूं कीजिए, एडल्फ हिटलर की किसी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक, बहरहाल ह्यूमन बीइंग था, कोई ना कोई तो अच्छी चीज होगी उसमें भी, तो उस कैरेक्टर पे किताब लिखकर दिखा दीजिए। आपको बड़ी मिसालें मिल जाएंगी यहाँ पर भी। वो जो विसल ब्लोअर्स यानी चेस्ला मैनिंग और एडवर्ड स्नोडन के साथ क्या हुआ था, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन लीक की थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो उनके साथ किया। अच्छा, विकीलीक का आपको याद होगा, जूलियन एसेंज क्या नाम था उन साहब का, 176 साल की सजा उनकी अमेरिका में इंतजार कर रही है, और वहीं अपने जहां पर ये लोग हैं फारिया वगैरह, ये लंदन में जेल में पड़े हैं। यही हुआ था ना उनके साथ। इसी तरह की चीजें होती है अमेरिका में भी और यूरोप में भी। यानी एक सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। यानी ये वो इलेजिटिमेट तरीका है। लेजिटिमेटली वी आर इन द फ्रीडम, बट वी आर नॉट इन द फ्रीडम। तरीका दूसरा होता है, डिफेम किया जाएगा, हेट स्पीच के ऊपर, इंसेंटिमेंट टू वायलेंस, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, कई पहलू बन जाएंगे। अच्छा, और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि यहाँ पर भी क्या होता है, मास सर्विलेंस प्रोग्राम्स होते हैं, मॉनिटरिंग हो रही होती है, मेटा डेटा कलेक्शन चल रही होती है, यानी अंडर एक कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं ना, स्क्रूटनिंग चलती रहती है। तो आप खुद ब खुद सेल्फ सेंसरशिप करते रहते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फैशिस्ट ममालिक जैसे कि हमारे हैं, नॉर्थ कोरिया है, मिडल ईस्ट है, या चाइना है, या पाकिस्तान है, या ये ममालिक हैं, इनमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी यूरोप है, इनमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो वर्ड है, ये एक मिसनॉमर है मेरे लिए टोटल एक बिल्कुल इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट है। असल में तो ये बेसिकली जस्ट इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है, मगर इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन, यानी माइल्ड टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन और प्रोफाउंड और सीवियर टाइप रिस्ट्रिक्शन। माइल्ड टाइप की रिस्ट्रिक्शन मैं कह देता हूँ यूरोप में है, मॉडरेट टाइप की रिस्ट्रिक्शन आपको अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएगी, और सीवियर और टोटल रिस्ट्रिक्शन आपको अपने ममालिक में मिल जाएगी, जहाँ पे फैशिस्ट हुकूमतें हैं और जहाँ पे सीडो डेमोक्रेसी चल रही है, और जिस तरह से मामला है। ये एक जर्नल मेरा इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं इसके सोशल पॉलिटिकल डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा था नसीम, आप भी, मैं चाह रहा था कि और हजरात इस पर बात करें, मगर मेरा एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू इसकी डेफिनेशन के हवाले से ही है। मगर मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं इसके थोड़ा सा, ये जो स्पीच है, चूंकि ये मेरा जरा ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, मैं इसके फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन पर बात करना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि मैं जानूं कि ये आखिर स्पीच है क्या चीज, ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है क्या, और ये साइकोडायनेमिक्स डेवलप क्यों हुई, और सोसाइटी में इसके असरात आते किस तरह से। ये बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। बिल्कुल, तो मैं इस पर जरा सी बात करना चाह रहा हूँ। सॉरी, मैंने थोड़ा सा टाइम उधर ले लिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये कि मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको मैं इस तरह से शुरू कर सकता हूँ कि हम इंसानों में और जानवरों में बस फर्क यही है कि हम अपनी मौत से वाकिफ होते हैं। हमें पता होता है कि हमारी जिंदगी लिमिटेड है, और हमारा जो मामला है वो अप टू सर्टेन टाइम है, जबकि एनिमल्स को नहीं पता होता है, वो अपने प्रेजेंट लाइफ में रहते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। अब जाहिर बात है कि ये चीज अगर हम कंसीडर करें तो हमें समझ में आता है कि साहब ये जो स्पीच का मामला है, या ये जो गुफ्तगू का मामला है, ये जो बात का मामला है, इसका बराह रास्त ताल्लुक थॉट से है। अब थॉट की जो पूरी एवोल्यूशन हुई है, वो उसका एक पूरा प्रोसेस है जो हमें पूरी हिस्ट्री में नजर आता है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये ख्याल हमारे जहनों में किस तरह से पैदा होता है, जो बात की शक्ल या लफ्ज़ की शक्ल या आर्टिकुलेशन की शक्ल में आता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ फिलॉसफीज हमें मिलती हैं। यानी अगर हम एंशिएंट दौर में चले जाएं, या बाद में भी मतलब मिडिवल दौर से होते हुए इधर आ जाए कॉन्टेम्प्रेरी दौर में, तो हमें मुख्तलिफ फिलॉसफर्स मिलते हैं जो उसकी अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। मतलब इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफर्स ये कहते हैं कि साहब नहीं, थॉट जो है वो बाहर से आता है। रेशनलिस्ट फिलॉसफर्स ये कहते हैं कि थॉट जो है वो अंदर से ग्रो करता है। तो मुख्तलिफ एनालिसिस होती है, मगर बुनियादी तौर पर 3 स्टेजेस हैं जो मुझे नजर आती है कि ये 3 स्टेप्स में ग्रो करता है। एक तो एक थ्योरी है बैकग्राउंड में कि थॉट या ख्याल की रियलिटी क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसको कॉम्प्रीहेंड किस तरह किया गया है, उसमें क्या सच्चाई है। फिर दूसरा स्टेप होता है कि उससे क्या इथिक्स सोसाइटी में डेवलप हो रही है। अब वो सोसाइटी में जो इथिक्स डेवलप हो रही है वो किस कदर प्रैक्टिकल है, वो किस कदर ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड है, वो किस तरह से एक जर्नली बिहेवियर क्रिएट कर रही है सोसाइटी में। और तीसरी चीज जो है वो विजडम है, या सल्वेशन जिसको हम कह सकते हैं, कि हम अपनी मौत से आगाह होते हैं और हम चाहते हैं कि एक सफोकेशन के स्टेज में ना जाएं, बल्कि हमें खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय कर लें। तो हम उस फेयर ऑफ नथिंगनेस से, या हम वो जिंदगी की मीनिंगलेस को अवॉइड करते हुए जिंदगी को गुजारते हैं। तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस हैं जिस पर अगर हम कदीम तहजीब से शुरू करें और आज के दौर यानी कॉन्टेम्प्रेरी दौर तक आए, तो हमें अंदाजा होगा कि किस तरह से थॉट ग्रो करता चला गया। यानी एंशिएंट दौर में चले जाएं, मैं क्विकली जाता हूं इस बात के ऊपर कि जैसे ग्रीक फिलॉसफी में चले जाएं, तो वहां उस जमाने में यानी 300 साल कबल मसीह हजरत ईसा से पैदाइश से पहले जीनो ऑफ स्टेटम ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि साहब, उन्होंने स्टोइज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था साहब के ह्यूमन और कायनात जो है वो आपस में एक होमोजेनियसली कनेक्टेड है। यानी जिस तरह हमारा बदन है वैसे ही ये कॉस्मोस है। उसके ऑर्डर में अगर हम रहेंगे तो वही बेहतर इथिक्स है। हम नेचर के साथ साथ चले, नेचर के डिवाइन मिजाज को समझे और उसी उसमें मोबिलाइज करते चले जाएं, तो यही असल में बेहतर बिहेवियर है। ये कॉन्सेप्ट था 300 साल कबल मसीह का। यानी अगर आप गुलाम पैदा हुए हैं तो इस हकीकत को मान लें कि नेचर ने आपको गुलाम पैदा किया है। और फिर जब सेलिब्रेशन की बात आई, जब विजडम की बात आई, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि साहब असल में बात यह है कि हमारी मौत या हमारी जिंदगी जो है वो चूंकि नेचर का हिस्सा है, जब मौत आती है तो हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक और स्टेट के अंदर। तो ये कोई मौत नहीं है, बल्कि ये जस्ट ए काइंड ऑफ अ जर्नी है यूनिवर्स की, और उसके अंदर हम शामिल होते चले जाते हैं। 300 बरस गुजर गए, हजरत ईसा पैदा हो गए, अब क्रिश्चियनिटी आ गई। क्रिश्चियनिटी ने उस पूरी थ्योरी को चेंज किया। उन्होंने नए लोगोस क्रिएट कर दिए। उन्होंने कहा कि साहब देखें, ये जो पूरा कोल्ड जो डिटैच्ड कायनात है उसको हटाएं, उसकी जगह एक नया तस्वुर दे दिया किसका, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग का, एक इंटेलेक्चुअल का जिनका नाम जीसस क्राइस्ट था। अब ये टूल्स वहां चले गए। अब क्या हुआ, अब थ्योरी के टूल्स बदल गए, रीजन और लॉजिक निकल गई, फेथ आ गया। जब फेथ आ गया तो इथिक्स बदल गए। जब इथिक्स बदल गए तो पूरा जो ग्रीक फिलॉसफी जो नोशन जो आ रहा था वो चेंज हो गया। वो जो एक नेचुरल उन्होंने एक हायरार्की का कॉन्सेप्ट दिया था कि साहब ग्रीक्स ने कहा था कि एक आदमी खूबसूरत है, लंबा तड़ंगा है, हाइट है, लीजिए साहब वो लीडिंग के लिए वो सुप्रीम क्लास है। तो इन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, बात दरअसल ये है कि असल में वर्च्यूज होते हैं। अगर तुम में से बेहतर बहौल कैसे वही है जो बेहतर काम करे, जाहिरी क्वालिटी कोई शय नहीं हुआ करती, तो सब बराबर है। तो वर्च्यूज ने इथिक्स की वैल्यूज को भी चेंज कर दिया और साथ ही कुछ नए कॉन्सेप्ट भी दे दिए। उन्होंने कहा कि साहब realm ऑफ इनसाइड कुछ और चीज है, वो रिलीजन की realm है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आउटसाइड के वर्ल्ड के realm के मुकाबले में। तो एक नया किस्म का कॉन्सेप्ट दिया। और जब बात आई सैल्वेशन की या विजडम की, तो उन्होंने कहा कि साहब देखें, मरने से घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक किंगडम ऑफ हेवन मौजूद है।
वो एक इमोर्टेलिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, वहां पर आप चले जाएंगे। आपके बाद अगर आप अच्छे वर्च्यूज में होंगे, अच्छे काम करेंगे, तो आपको अपने लवर्स मिल भी जाएंगे, जो लव्ड वन जिनकी डेथ हो गई, और फिर आप इन्फिनिटिवली उनका साथ गुजारेंगे। तो लीजिए साहब, दौर दूसरे हिस्से में आ गया। अब एक नई तरह की सोसाइटी डेवलप हुई, 16वीं-17वीं सदी का दौर आ गया, शऊरी इनकलाब आ गया जिसे हम कहते हैं। रियलिटी का कॉन्सेप्ट अब मजहब से निकला और एक नई तरह का यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया। कोपरनिकस आ गए, गैलीलियो आ गए, न्यूटन आ गए, मैथमेटिशियंस की बातें हुई, एस्ट्रोनॉमर्स ने, फिजिसिस्ट ने अपने अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा साहब यूनिवर्स जो है वो लामुतनाही फैली हुई है, मगर हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं। सूरज जो जमीन जो है वो मरकज नहीं है, असल में सूरज मरकज है। तो यूनिवर्स जो है उसका हमारी अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं, वो इनडिफरेंट है, वो अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। तो थ्योरी अब फेथ से निकली, अब लॉजिक में आ गई, लॉजिक से निकलकर, बल्कि लॉजिक से निकली फेथ में आई, फेथ से निकली और अब शुबे में आ गई, शुबे में आ गई, शक में आ गई। यानी अब रेडिकल स्केप्टिसिज्म और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो मरकज बन गया। अब हमें नजर आते हैं रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट कहते हैं भाई मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ डाउट, आई एम जस्ट अ थिंकिंग थिंग, मैं सिर्फ एक सोचने वाली चीज हूँ। कोजिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये जो ख्याल आ रहा है वो सब के सब साफ करो, टेबुला रासा, क्लीन स्लेट, वी आर क्लीन स्लेट। हमारे सारे रिसेप्शन, सारे बिलीफ, सब कुछ हमें रिफ्रेश होना पड़ेगा, हर चीज को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। फ्रांस का इनकलाब आ गया, रोसो आ गए, जेन रोसो, वो जिनको हम कहते हैं वो फाउंडर है मॉडर्न फिलॉसफी के। उन्होंने कहा कि साहब इंसान जो है वो पैदा सबके सब आजाद होते हैं, मगर बंधे हुए होते हैं चेन से। the man is born free and everywhere is in chain, जो कुछ भी सोशल डायनेमिक्स है उसमें बंधा हुआ होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब मैं आपको नई इथिक्स देता हूं, आप ऐसा करें खुद को समझें तो दुनिया को समझ लेंगे। यानी फ्रीडम का मतलब यह है कि एक ऐसी सिविल सोसाइटी हो जो सिटीजन्स के राइट्स और उनकी जो वेलबींग है उसको इंश्योर कर दे। इस तरह की बात कर दी रोसो ने। उन्होंने एक नए किस्म का एक विजडम दी। उन्होंने कहा कि साहब जानवर जो होते हैं वो, कुछ जानवर सब्जी खाते हैं, कुछ जानवर जो है गोश्त खाते हैं, ये इंसान ही है जो सब्जी भी खा लेता है, गोश्त भी खा लेता है, यानी वो वेजिटेरियन भी है। तो एक नई तरह की बात की। उन्होंने कहा कि साहब वो रिलीजन या वो फेथ तो नहीं, लेकिन विजडम ये है कि मैं आपको एक स्यूडो रिलीजन की बात कर सकता हूँ कि जो सेंटिज्म है, ये जो कम्युनिज्म है, ये जो पेट्रियाटिज्म है, ये है बेसिकली जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। तो उनसे हमें प्रोसेस लेना पड़ेगा, उनसे हमें प्रोसेस भी लेना पड़ेगा, प्रॉमिस भी लेना पड़ेगा कि वो हमें एक यूटोपिक जिंदगी का तस्वुर दे दें। तो लीजिए साहब, अब इथिक्स दूसरी तरफ आ गई, सुकून अभी भी नहीं मिला इंसान को, तो फिर हमें एमेनुअल कांट मिल जाते हैं। एमेनुअल कांट एक नया आइडिया दे देते हैं, वो डिसइंटरेस्टनेस का और कैटेगोरिकल इंपेरेटिवनेस का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि साहब बेहतर यही है कि अपने ईगोइस्टिकल इंपल्सेस से निकल जाओ, अपने सेंट्रल पर्सनैलिटी से बाहर निकल जाओ और एवरीडे लाइफ में चले जाओ और फ्रीली चूज करो जिंदगी को, और ऐसे एक्ट करो कि उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो इथिकल एस्पेक्ट जो है इनवैलिडेट नहीं होगा, बल्कि फ्रीली मूव करोगे और यूनिवर्स के साथ शामिल हो जाओ, मगर उसकी तरह नहीं जैसे जीनो ने कहा था, बल्कि उसकी बेहतरी के लिए एफर्ट्स करो। तो इस तरह से उन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिवनेस का कॉन्सेप्ट दिया और एक नया तरह का विजडम, एक नया तरह की लाइफ की इथिक्स डेवलप करने की कोशिश की। वो दौर भी गुजर गया। अब आप पोस्ट मॉडर्निज्म के दौर में आते हैं। अब आपको फ्रीडरिक नीत्शे मिलता है। फ्रीडरिक नीत्शे आते हैं, वो कहते हैं भैया पूरी ह्यूमनिज्म को कॉन्सेप्ट को मैं डिमोलिश, मैं शटर्ड करता हूँ। ये जो ग्रीक फिलॉसफी है, ये जो क्रिश्चियनिटी है, ये जो ह्यूमनिज्म है, ये जो सोशलिज्म है, लेट्स डिसमेंटल एवरीथिंग। असल बात यह है कि किसी डेस्टिनी की इंतजार की कोई जरूरत नहीं है। असल में सारी की सारी बात निहिलिज्म की है। असल में लाइफ के कोई मीनिंग्स नहीं है। तो साहब लेट्स थिंक अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ द निहिलिज्म। तो फ्यूटिलिटी ऑफ निहिलिज्म की बात शुरू कर दी उन्होंने कहा कि साहब दो तरह की फोर्सेस होती हैं जिंदगी में, इसको गौर कर लीजिए, एक रिएक्टिव फोर्स है और एक एक्टिव फोर्स है। रिएक्टिव फोर्स ये है कि तमाम चीजों को, जो भी आपके इस तरह के आइडियाज है जो सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मॉडर्न फिलॉसफी हो, आप उन सबको रिप्रेस कर दें, उनको पीछे धकेल दें। और आप ये जो रिलीजन में भी जो आपको पिटीनेस, अच्छा नेक आदमी हूँ, नेकोकार हूँ, रिग्रेट और डाउट और पिटीनेस, इस तरह के इमोशंस को पीछे धकेले, ये सब के सब स्लेव मोरालिटी को शो करते हैं। इनको हटाइए, बल्कि जो एक एक्टिव फोर्स है उसको प्रमोट कीजिए। और वो एक्टिव फोर्स जो है वो ये है, यानी रिएक्टिव फोर्स की जगह एक्टिव फोर्स। और एक्टिव फोर्स ये है कि डोंट से कि तुम्हारे प्रेडिसेसर्स रॉन्ग थे, या ये नहीं कहो कि साहब ये बात सही है कि कम्युनिज्म ठीक है और रेसिज्म गलत है, मगर ये कहना मुमकिन नहीं है कि पिकासो सही था और मोनेट गलत था। मतलब
आर्ट के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा आर्ट सही था, कौन सा आर्ट गलत था। तो एक्टिव फोर्सेस और रिएक्टिव फोर्सेस की कॉम्बिनेशन से उन्होंने कहा कि इंटेंसिवली और फुली तरीके से लाइफ को गुजारो, विच इज ही कॉल लाइक विल टू पावर, यानी एक ग्रैंड स्टाइल लाइफ का होना चाहिए जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये दौर भी गुजर गया, अब कॉन्टेम्परेरी ह्यूमनिज्म का दौर आ गया, और कॉन्टेम्परेरी ह्यूमनिज्म के अंदर निश्चय के ऊपर भी ऑब्जेक्शन हुआ, और ऑब्जेक्शन सीधा सीधा यही हुआ कि भाई आप जिस किस्म की वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं, जिस किस्म की सोसाइटी को देख रहे हैं, उसमें हम कंटिन्यूअसली डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते वैल्यूज को, थॉट सिस्टम को। हम इस तरह से एक मुसलसल शशोपन में मुब्तला नहीं रह सकते। वेयर वी आर हेडेड टू, हम जा किधर रहे हैं, हेडिंग टू, तो बेहतर है कि हमें एक नई बात करनी पड़ेगी। तो फिर हमारे सामने हसलर आता है, एडमंड हसलर। अब एडमंड हसलर कहते हैं कि देखो भाई, बात दरअसल ये है कि एक मैच बॉक्स है, उसकी 6 साइड्स हैं, कभी भी तुम एक वक्त में उसकी 3 साइड्स नहीं देख सकते। 3 साइड ही देख सकते हो, चाहे किसी भी पोजीशन में रखो। तो इसका मतलब यह है कि एक ट्रांसीडेंस का फिनोमेना है, विच इज वी कॉल ट्रांसीडेंस हियर एंड नाउ। तो ट्रांसीडेंस को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। नॉलेज हमेशा से लिमिटेड रहेगी, 2 और +2 हमेशा से 4 रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम पेन और इंक तो तैयार कर सकते हो, लेकिन पेन में से ब्यूटी कहां से निकलती है, ब्रश में से खूबसूरती कहां से आती है, तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा एक कलेक्टिव वैल्यूज का मामला है जो सोसाइटी के लिए जरूरी है, और यही ह्यूमैनिटी का व्यू है, और इसी के ऊपर गौर करना चाहिए। अब ये एक आखिरी बात मैं करता चलूं कि यहाँ बात रुकी नहीं, बात आ गई इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। ये पूरा एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट था जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए थॉट का पूरा हमें एवोल्यूशन दिखाता है। प्रॉब्लम उस वक्त हो गई जब हमारे सिगमंड फ्राइड आए। सिगमंड फ्राइड ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से बयान कर दिया, और अब यहां से फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए मेरे लिए सवाल उठा, और मैं वो आखिर में आपके सामने रख दूंगा। सवाल ये हुआ कि सवाल उन्होंने प्रोड्यूस किया सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट वाली किताब। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की पूरी जो जनरेशन हुई है, उसके अंदर आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या हुई है। उन्होंने वही बात की जो उनकी एक तरीका होता है कि वो इट, ईगो और सुपर ईगो वाली। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ड्राइव जो है वो एनिमल ड्राइव होती है, इट उसकी बेसिक ड्राइव है, ईगो जो है उसके थ्रू वो परफॉर्म करती है, और सुपर ईगो उसको कंट्रोल करती है थ्रू द कम्युनिटी। प्रॉब्लम ये है कि इंसान के अंदर जो ये ड्राइव्स हैं, ये एनिमल ड्राइव हैं, चाहे वो एरोज हो, चाहे वो थैनेटोज हो। एरोज का मतलब है लाइफ की ड्राइव, कि मैं अपनी जैसे बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, प्रोजेनी पैदा करना चाहता हूँ, अपने आप को फैलाना चाहता हूँ। थैनेटोज का मतलब है डेथ ड्राइव, बट इट इज नॉट अ डेथ ड्राइव। इसका मतलब ये है कि मैं उसको वायलेंटली फैलाना चाहता हूँ, कोई आएगा तो भी फैलाऊंगा। तो ये ड्राइव बड़ी ही एनिमल ड्राइव होती है इंसानों की, ये रैशनैलिटी पे डिपेंड नहीं करती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो डोमिनेटिंग पावर्स हैं, जो इस पूरी ड्राइव को कंट्रोल करना चाहती है ह्यूमन की, वो अब सुपर ईगो के जरिए से उस बेसिक ह्यूमन ड्राइव को ताकत से कंट्रोल करती है। रिलीजियस मार्शरे के अंदर, क्योंकि फ्राइड का रिलीजन नहीं था, और वो समझते थे कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल फेक कॉन्सेप्ट है रिलीजन का, ये बेसिकली यूनिवर्सल साइकोसिस है जो सारी दुनिया में फैल गया है, और इंसान जो मजहब को फॉलो कर रहा है वो बेसिकली एक इल्यूजनरी गॉड को फॉलो कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फ्राइड के लिए था, वो रिलीजियस सोसाइटी के लिए, वो ये था कि इम्पर्सनल से पेटिस्टिक गॉड का कॉन्सेप्ट, यानी वो जो इम्पर्सनल कायनाती गॉड था, वो एक मेरा खुदा तेरा खुदा हो गया, जिसने उसको गर्दन से पकड़ लिया। तो वो एक पूरी की पूरी फ्रीडम जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो आपका कंट्रोल खुदा के हाथ में है रिलीजियस सोसाइटी के अंदर। और मजेदार बात है कि खुदा के पास भी ज्यादा हल नहीं है, यानी वही 3 हल है, डिस्ट्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन और इंटॉक्सिकेशन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये कि भाई कोई बात नहीं, तुझे अच्छा नहीं मिला, तुझे देखना तेरे से ज्यादा बुरा हाल तो तेरे पड़ोसी का। या फिर सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि फिक्र मत कर, तुझे हम दे देंगे ना हूरे जन्नत में, अच्छा घर दे देंगे जन्नत में, अभी जैसा गुजार ले। और इंटॉक्सिकेशन, यही 3 तरीके हैं, इंटॉक्सिकेट कर दो, सब्स्टिट्यूट दे दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो। इसके अलावा मजहब कोई सॉल्व नहीं कर पाता। तो नतीजा ये हुआ कि थॉमस हॉब्स हो या जॉन लॉक हो या रोसो है, सबने यही कहा, और फ्राइड ने भी इस बात को अलग से डिफाइन कर दिया। इन्होंने कहा, थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने और रोसो ने, कि भाई सोसाइटी तुम्हें डील दे रही है, तुम उस डील को लो, अपनी ड्राइव को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करो, और उसके बदले में सोसाइटी तुम्हारी जिंदगी को फैसिलिटेट करेगी और तुमको मूव ऑन करेगी। प्रॉब्लम वही है जो मैं कह रहा था कि असल में साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी रैशनल होती नहीं है। ह्यूमन ड्राइव जो होती है वो एनिमल ड्राइव होती है, वो थैंटोस को यूज करती है, वो वायलेंस को यूज करती है, सोसाइटी उसको कंट्रोल करती है सुपर ईगो के जरिए से। नतीजा क्या होता है? एंग्जाइटी डेवलप होती है, साइकोसिस डेवलप होता है। आप सारे नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, मैं दिन रात देखता हूँ, मेरे मरीजों के 10 में से 3 गोलियां साइकोसिस के लिए होती है, एंग्जाइटी के लिए होती है, डिप्रेशन के लिए होती है, जो सोसाइटी उसको कंट्रोल कर रही है। ये वो फ्रीडम है जो कंट्रोल फ्रीडम है। आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में ज्यादातर साइकोसिस फैलता जा रहा है,
वजह उसकी और भी बहुत सारी है, मगर ये कंट्रोलिंग है जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है। तो यूं एक सोसाइटी डेवलप हो जाती है, एक मॉडर्न सोसाइटी जिसको हम कहते हैं वो डेवलप हो गई है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें से कुछ इकोनॉमिकल बीइंग डेवलप हो गए, कुछ टेक्नोलॉजिकल बीइंग डेवलप हो गए, कुछ रिलीजियस बीइंग डेवलप हो गए, कुछ पॉलिटिकल बीइंग डेवलप हो गए। यही हमारी शनाख्त बन गई है, यही हमारी मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा है, यही हमारा सुबह शाम का कारोबार है। आखिरी सवाल जो मेरे जहन में है वो यही है कि अगर हम इस पूरे फिनोमेना को, यानी इसके पूरे इंटेलेक्चुअल, फिलोसफिकल और इसके पूरे साइकोलॉजिकल असेसमेंट को, इसकी एवोल्यूशन पर एक नजर डालें, चल जाएगा कि उसी जो भी मीनिंग्स हैं, तो हमारे पास सवाल यही है अगेंस्ट द फ्राइड जिस तरह से हमें इसको कर रहा है और एक बड़ी लॉजिकल बात कर रहा है, तो क्या है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच? अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है डॉक्यूमेंट आई मीन डिक्शनरी में, अगर वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन का फिनोमेना है, तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर हम निकाल भी ले तो ये है क्या चीज? क्या ये एक सब्लिमेशन का फिनोमेना है? सब्लिमेशन का मींस के आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन की गई है लेकिन आप उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर रहे हैं किसी इंपल्स के अंदर, है ना, आप उसको जस्ट डिस्प्लेस कर रहे हैं। क्या ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है जो 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 जस्ट लाइक अ सोमैटिक एक्सप्रेशन की शक्ल में निकल रही है? क्या ये कोई इल्यूजन है? क्या ये जस्ट साइकोथेरेपी है? क्या ये कैथारसिस है? ये क्या है? क्या ये कैथारसिस इसलिए ताकि स्टेटस को मेंटेन रहे और हम इस पर बात करते रहे और हम ये समझे कि हम इस पर बात कर रहे हैं मगर चेंज कुछ भी नहीं आया क्योंकि हम यही रहेंगे? तो इस किस्म की सर मेरे ज़हन में बातें हैं सारी। मेरा ख्याल है रोक लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलंद इकबाल। लेकिन आपके पूरी जितनी गुफ्तगू थी, जितना आपने की, उसने तो बेपनाह सवाल और पैदा कर दिया है हमारे अंदर सुन के। बेहद इंसान की फिक्री इर्तिका का बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में लेकिन मुकम्मल एक जायजा इज़्ज़त बुलंद इकबाल ने पेश किया है। और आके बात हमारी यही खत्म होती है पोस्ट मॉडर्न के बाद के फिलोसफिकल एस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट।